उसने जो है फिर माता कर्णी को कुकर्मी शब्द से संबोधित कर दिया। बात ये थी कि अगर मेरी सगी माँ को कोई गाली देगा तो मैं लड़ूंगा। आप एक क्षत्रिय संगठन में जाके ज्वाइन हो गए, जबकि प्रदेश के अंदर राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की पॉलिटिक्स एकदम चरम पे चल रही थी। मुझे लगता है कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था कुछ पार्टियों द्वारा। एक आंदोलन बताइए जो सक्सेसफुल हुआ हो, जिसका कुछ परिणाम निकला हो। बहुत से आंदोलन सक्सेसफुल हुए बताइए हैं। जरा। रामजी लाल सुमन वाले में माफी मांगी। देखिए, रामजी लाल सुमन ने राष्ट्रवादी सोच का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र की एकता बहुत जरूरी है, और राष्ट्र की एकता से मतलब हमारा किसी जात किसी धर्म से कोई विरोध नहीं। अगर राष्ट्रवादी मुसलमान है तो वो मेरा भाई है, और अगर राष्ट्रद्रोही ब्राह्मण है तो वो मेरा दुश्मन है। आपके ही संगठन के एक व्यक्ति थे अभिनव सिंह, उन्होंने बाराबंकी में एक स्टेटमेंट दिया था चंद्रशेखर रावण के लिए। वो प्लान उनका फेल हो गया, उसके बाद में उनको संगठन से 5 दिन बाद निकाल दिया गया। तो ये पहले क्यों नहीं निकाला गया उन्हें? ये मैटर सिर्फ और सिर्फ आपके एक प्रदेश स्तरीय व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया और पूरी करनी सेना डर के मारे दुबक के पीछे बैठ गई। डर तो माँ की कोख में ही हम लोग छोड़ के आए हैं। रामजी लाल सुमन का विरोध आपने किया था, उससे भी गंदे स्टेटमेंट चंद्रशेखर रावण देता था। इसके मामले में करनी सेना क्यों दुबक के रह गई? क्या अमित शाह से डरते हैं या वीरू से? करनी सेना है और संविधान से भी डरती है। नहीं, पहली चीज तो ये यूपी कॉलेज में जो हत्या हुई, क्या मामला था इसका? ऐसी हत्याएं क्यों होती हैं? मतलब आए दिन यूपी कॉलेज में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल वेब सीरीज और रील्स का है। कोई भी लड़का माफिया बनना ही प्रेफर करेगा जब उसको समाज में ये दिखेगा कि उस माफिया की इज्जत ज्यादा है बजाय कि उस पढ़े लिखे आईएएस की। नमस्कार, मैं ईशांत। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में मेरे साथ आया है एक ऐसा इंसान, एक ऐसी शख्सियत जो तमाम उलझनों के बीच में बड़ा सुलझा हुआ नजर आता है। जब बनारस के अंदर एक ब्राह्मण व्यक्ति ने माता कर्णी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी और समस्त राजपूत समाज चुप था, तो एक ब्राह्मण का ही लड़का जाकर उस ब्राह्मण को ही शुद्ध कर देता और कहता है कि मैं माँ कर्णी का बेटा हूँ। गोरखपुर से आने वाले, बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर बीएचयू के अंदर पढ़ने वाले व्यक्ति अविनाश मिश्रा जी आज हमारे साथ में हैं। विवादों से घिरे रहते हैं और विवादों का अलग स्वाद लेते हैं, और कुछ इनमें राजस्थान के एक छात्र नेता जैसा स्वभाव हरकतें भी नजर आती हैं। प्रशासन से, व्यवस्थाओं से, सत्ता से लगातार लड़ते रहते हैं। नेता मंत्रियों को तो मतलब पाँव की धूल बराबर भी नहीं समझते। शब्द मैं कुछ और कहना चाहता हूं, पर शब्द जो है संवैधानिक मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं। आज हमारे साथ मौजूद है अविनाश मिश्रा जी। तो अविनाश जी, बताइए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा कि क्यों करते हो ये सब? देखिए, ऐसा है कि मैं क्यों करता हूँ ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मुझे क्यों ऐसा करना पड़ता है। तो जब मैं देखता हूँ कि सिस्टम से कोई हारा हुआ व्यक्ति है जो मतलब लड़ते लड़ते पाँव घसीटते घसीटते थक चुका है, ठोकरें खा चुका है, तो बताइए मेरा ब्राह्मण धर्म फिर क्या कहता है? आप बताइए। ब्राह्मण आप हैं, आप बताएंगे। ब्राह्मण धर्म तो यही कहता है कि जब जब किसी कोई कमजोर के ऊपर अत्याचार हो रहा है और देश की हित की बात है, धर्म के हित की बात है, तो वहां आपको लड़ना पड़ेगा। वही करते हैं। तो अविनाश जी, आप इस लाइन में आए कैसे? क्या स्टोरी है आपकी? देखिए, एज सच कुछ स्टोरी तो नहीं है, ना कभी कोई ऐसा वो था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और जब मैं इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा था, तो उस वक्त भी मतलब थोड़ा बहुत हॉस्टलर्स वगैरह के साथ जो भी चीज़ें गलत वगैरह होती थी, तो मैं बोलता था। लोगों को ये बहुत अच्छा लगता था जब मैं बोलता हूँ तो लोग सुनते हैं। ये कह लीजिए कि माँ जगदम्बा की बहुत बड़ी कृपा है हमारे पे। तो फिर धीमे धीमे फिर मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, फिर उसके बाद जॉब किया, फिर जॉब छोड़ के फिर मैंने स्टार्टअप किया, फिर उसके बाद और भी चीज़ें लाइफ में नॉर्मल जस्ट एक जो एक कॉमन मैन में चल रही होती है, अभी भी कॉमन ही है, वैसी चल रही थी। लेकिन चूंकि माँ जगदम्बा से मेरा वैसा ही लगा हुआ है जैसा कि मेरा अपनी सगी माँ से है। कोई भगवान और भक्त वाला रिश्ता नहीं है, वो भी मेरी दूसरी माँ ही है। उन्हीं की स्वरूप है करणी माता, जिनके नाम पे करणी सेना बनी हुई है। तो जिनका अभी आपने नाम लिया उनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे मुंह से अगर उनका नाम निकलता है तो मुझे पाप चढ़ता है। तो उसने जो है फिर माता कर्णी को कुकर्मी शब्द से जो है संबोधित कर दिया। और जब कुकर्मी शब्द से उसने संबोधित किया तो बात यह थी कि अगर मेरी सगी माँ को कोई गाली देगा तो मैं लड़ूंगा। तो कर्णी माता भी माँ जगदम्बा का रूप थी, वो भी मेरी सगी माँ की ही तरह थी। तो फिर उसको उसी की भाषा में हमें जो है जवाब देना पड़ा। आपने और भी कई मामलों में, कई आंदोलनों में बीएचयू के अंदर प्रशासन से झड़प करी, काफ़ी विवादों में आप रहे, और उसके बाद में आप एक क्षत्रिय संगठन में जाके ज्वाइन हो गए, जबकि प्रदेश के अंदर राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की पॉलिटिक्स एकदम चरम पे चल रही थी। तो ये कैसे हुआ आपके साथ?
देखिए मुझे लगता है कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था कुछ पार्टियों द्वारा। और रही बात क्षत्रिय संगठन में एक ब्राह्मण का आना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पहली दफा नहीं है कि किसी क्षत्रिय के साथ कोई ब्राह्मण खड़ा हुआ है। ये अनंत काल से चला आ रहा है। चाहे वो श्री राम का युग आप ले लीजिए, चाहे प्रभु श्री कृष्ण का युग ले लीजिए, चाहे वो अपने ही युग में महाराणा प्रताप ले लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ले लीजिए। अभी मैं एक स्टेटमेंट दूंगा तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हालांकि वीर, उनके जो महापुरुष होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन आप डीपली जब रिसर्च करेंगे तो कई लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को क्षत्रिय नहीं मानते हैं। लेकिन मैं भी नहीं मानता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो क्षत्रिय थे। दावा तो कोई भी कर तो सकता है। खैर वो मुद्दा नहीं है। नहीं, दावा मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर जब आप डीप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिसोदिया वंश के राजपूत थे वो। चलिए वो अलग का विषय है। हालांकि मैं मानता हूँ कि वीर पुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण और क्षत्रिय शुरू से इकट्ठे रहे हैं। शुरू से ब्राह्मण का काम रहा है कि जहां पे क्षत्रिय को एक कदम पीछे हटना हो वहां उसकी वो लड़ाई लड़े, और जहां ब्राह्मण की लड़ाई तो वो तो भाई अनंत काल से क्षत्रियों ने ही लड़ी है। तो ये जो प्रोपोगंडा चल रहा था ब्राह्मण वर्सेस राजपूत, देखिए ऐसा है कि ये बनाया जा रहा था। ब्राह्मणों के विलन को एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया जा रहा था, जो कि भाई अब देखिए अगर ब्राह्मण अपराधी है तो अपराधी तो किसी समाज का है नहीं, उसके एनकाउंटर होंगे ही। सेम वही चीज क्षत्रिय पे भी लागू होती है। और जो भी आदमी अपराध में सम्मिलित है, देखिए वो सबसे पहले अपनी जात का ही शोषण करता है, और ये दोनों जात पे लागू होती है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी जात का हो। तो फिर जब वो अपराधी है तो वो मेरी जात का कैसे हो गया? और कोई मैटर मुझे बता दीजिए जहां पे किसी राजपूत ने ब्राह्मण का सर काट दिया हो, या ब्राह्मण ने राजपूत का सर काट दिया हो, तो कैसे ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो गया? मुझे तो यही प्रोपेगेंडा नहीं समझ में आ रहा है। तो पूर्वांचल से आप आते हैं, बीएचयू के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं, तो बीएचयू की पॉलिटिक्स में आप आए कैसे? नहीं देखिए, बीएचयू में मैं आपको एक चीज कर दूं कि मैं पढ़ा नहीं हूं, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो है बीएचयू में काफी रहे हैं। लेकिन चूंकि बीएचयू में कभी कोई चीजें गलत होती हैं, कोई चीजें जैसे बीएचयू के बाहर कई शॉप्स हैं जिनको कई लोग कई तरह से जो है काफी परेशान करते हैं, कह लीजिए धनुगाही है, धन चीजें हैं, तो वहां पे ना चाह के भी मुझे बोलना पड़ता है। और देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बात बीएचयू की नहीं है, बात पूर्वांचल की नहीं है। जहां जहां भी कोई चीज गलत होगी वहां हम बोलेंगे, हमारी संगठन बोलेगी, हमारी करनी सेना बोलेगी, और हर हाल में बोलेगी। चाहे वो नेता का आदमी हो, चाहे वो मंत्री का आदमी हो, चाहे वो आईएएस का आदमी हो, हमें किसी का डर नहीं है। आप करनी सेना से हैं, तो करनी सेना में जाके आपको कैसा लगा था, मतलब कैसे आप ज्वाइनिंग हुई? देखिए करनी सेना एक ऐसा संगठन है जिसको मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, और मुझे इस संगठन की सबसे अच्छी एक चीज लगती है कि इसकी जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी है पूरी तरीके से। आप इनके एक आंदोलन बता दीजिएगा, जो लोग करनी सेना पे सवाल उठाते हैं, एक आंदोलन जिसमें इन्होंने कभी किसी राष्ट्र विरोधी का साथ दिया हो। एक आंदोलन बताइए जो सक्सेसफुल हुआ हो, जिसका कुछ परिणाम निकला हो। बहुत से आंदोलन सक्सेसफुल हुए बताइए हैं। जरा, रामजी लाल सुमन वाले में माफी मांग ली? देखिए रामजी लाल सुमन ने माफी मांगी या नहीं मांगी, लेकिन उसको जवाब दिया गया। चितौना कांड में गई थी? चितौना कांड में मैं खुद था। क्या हुआ उसमें? चितौना कांड में पहली चीज तो ये हो रही थी कि जिस लड़ाई को राजपूत वर्सेस राजभर बनाया जा रहा था, वो लड़ाई हम लोगों के जाने के वजह से दो परिवार की लड़ाई बन के रही। दूसरी चीज, कई अनसुने पहलू भी आए, जिसमें अगर राजपूत समाज का वो व्यक्ति जो संजय सिंह थे, अगर वो गलत थे, तो कहीं ना कहीं वो जो अपने राजभर भाई थे वो भी कहीं ना कहीं कुछ मोड़ पे गलत थे। ये चीजें जनता के सामने आई। और सबसे बड़ी बात, अगर एफआईआर मारपीट हो रही है तो एफआईआर दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन हो तो एक ही तरफ से रही थी। तो वहां पे हमारे संगठन ने ही मोर्चा लिया था। और बलिया वाले मैटर में जो आपके अध्यक्ष गए थे, उसका अंजाम क्या हुआ? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा दोबारा हूँ। तो गए नहीं वहां पे? नहीं देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे पता था कि ये सवाल आप जरूर पूछेंगे। बलिया वाले, देखिए कई ऐसे मैटर होते हैं पारिवारिक, जिसमें हम लोग जब तक उनके पास लाइमलाइट रहती है वो भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं। और उसके बाद देखिए, जब भी हैं खून के ही रिश्ते पहले बोलेंगे तभी हम लोग उस लड़ाई में उनका साथ दे सकते हैं। जब वहां पे आदमी कैजुअल हो जाता है, जब वो खुद रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, तो फिर हमें भी थोड़ा सा ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। जैसे बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आप भी कई सामाजिक कार्य करते होंगे अगर, तो आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए किसी बेटी की शादी दहेज के कारण उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम वहां पे पहले जाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि परिवार वाले ही हमें रोक रहे हैं, तो फिर हम वहां चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो फिर हम उसे अडॉप्ट करें। तो यही चीज़ है। देखिए ईशान भाई, सवाल
उठाने बहुत आसान है हमारे हम्म। और हमारे संगठन पे, लेकिन सल्यूशन बताना बहुत मुश्किल है। करणी सेना को ऐसा तो है नहीं कि कहीं से फंडिंग मिल रही है या कहीं से कोई चंदा मिल रहा है, या फिर हमें, मैं आपके पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ, कोई भी हमें बता दे कि कभी 1 रुपए का भी कहीं किसी ने आपके चंदा अध्यक्ष दिया। जी के पास तो पहले एक स्विफ्ट थी, उसके बाद में अभी एंडीवर और तमाम बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां आ गई। फंडिंग नहीं मिल रही है तो सामाजिक संगठन के लिए कार्य करते हुए, समाज के लिए भागते हुए इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? क्यों मेहनत करना बेकार है क्या? वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर देखिए, फंडिंग नहीं आ रही है तो फाइनेंस कैसे वो है? मेहनत कर रहे हैं, अपना काम तो कर रहे हैं, अपना फंडिंग व्यापार आ कर रहे रही है, हैं। फंडिंग आ रही है, ये बात है नहीं, ना? फंडिंग नहीं आ रही है, वो एक व्यापार कर रहे हैं, जिस व्यापार से वो मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए भाई, ऐसा है कि वीरू सिंह जो हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वीरू सिंह के सिवा वो एक भाई हैं, एक बेटा है, एक पति हैं। वो अपने परिवार की भी जिम्मेदारी निभाएंगे ही, उसके लिए कुछ उनका भाई रोजगार होगा ही, रोजगार उनका बिजनेस है, उस बिजनेस पे उनको मुनाफा हो रहा है। और हर कोई, आप भी कभी ना कभी साइकिल से चलते होंगे, आज आप स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, मैं कभी साइकिल से चलता था, आज मैं भी गाड़ी से चल रहा हूँ। तो हर कोई किसी ना किसी वक्त पे एक शुरुआत करता है। अब उस पल को याद करके और इस पल से कंपैरिजन करना कि अरे उस वक्त तो आप साइकिल से चलते थे, आज उससे चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा तमाम क्यों होता है कि आपके अध्यक्ष जी किसी प्रकरण में एक बार थाने पे जाते हैं, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद में उस प्रकरण को कभी फॉलो अप नहीं लेते हैं? ऐसा तो मुझे कोई प्रकरण नहीं दिख रहा है। वो तो मेरे प्रकरण में भी हर तरीके से एक्टिव थे, वो तो सामाजिक प्रकरण पे भी हर तरीके ऐसा से क्या एक्टिव है। विशेष फायदा हो गया आपको करनी सेना ज्वाइन करके? नहीं देखिए, विशेष फायदा नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं विशेष फायदा का, आप क्या विशेष महसूस हो गया देखिए, आपको? कुछ काम फायदे या नुकसान के लिए नहीं किए जाते हैं, कुछ काम इसलिए किए जाते हैं कि बस वो करने जरूरी होते हैं। करनी सेना में आने के बाद सबसे बड़ी चीज जो ये मेरे साथ हुई है कि पूरी राष्ट्रवादी सोच हुई है। एक ऐसा संगठन मुझे मिला जिसकी कोई राजनीतिक लालसा नहीं है, जो कि अगर आप काम कर रहे हैं देश हित राष्ट्र हित के लिए, तो वो तन मन धन के साथ आपके साथ खड़ा है। राष्ट्रवादी सोच का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रवादी सोच का मतलब यह है कि कोई भी वीर पुरुष, महापुरुष जो किसी जाति का हो, पहले कोई उस पर कमेंट ना करे। राष्ट्रवादी सोच का दूसरा मतलब यह है कि राष्ट्र की एकता बहुत जरूरी है, और राष्ट्र की एकता से मतलब हमारा किसी जात, किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर राष्ट्रवादी मुसलमान है तो वो मेरा भाई है, और अगर राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही ब्राह्मण है तो वो मेरा दुश्मन है। मैं फिर बोल रहा हूं, राष्ट्रवादी मुस्लिम है तो वो मेरा भाई है, और राष्ट्रद्रोही अगर ब्राह्मण है, राष्ट्रद्रोही राजपूत है तो मेरा दुश्मन है। राष्ट्रवादी मुसलमान समूह बना के आपके पास आए हम्म। और कहें हम्म। कि राम मंदिर की जगह मस्जिद बनाओ, हम्म। तो आप क्या करेंगे? तो वो राष्ट्रवादी है ही नहीं। जो राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी दलित आपके पास आके कहे राम की मंदिर मूर्ति हटा के हम्म। वहां अम्बेडकर की और बुद्ध की मूर्ति लगाओ, तो उस पर क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी कभी ऐसा कहेगा ही नहीं, कभी नहीं कहेगा। क्योंकि जो राष्ट्रवादी है वो बहुत अच्छे से जानता है कि राम, श्री राम इस देश की धरोहर है। और सीधी सी बात है, देखिए मुझे नहीं पता कि इस बात को कैसे लिया जाएगा, और मुझे पता है कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर बहुत बवाल भी होने वाला है, लेकिन मेरा ये सीधा फंडा है कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझाएंगे। कोई हमारे राम को गाली देगा तो हम उसकी जबान खींच लेंगे, कोई हमारे वीर पुरुषों को गाली देगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। कोई अगर मेरे सामने किसी कमजोर पे अत्याचार करेगा, तो देखिए मैं इतना सफोस्टिकेटेड आदमी नहीं हूं कि मैं पहले जाऊंगा संविधान का पालन कर क्या करूंगा। अगर किसी बहन के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो वहां संविधान पालन करूं क्या? वहां जाके क्या करूं? पुलिस को बुलाऊं, फिर पुलिस आएगी, वो किसी मंत्री का लड़का होगा, उसकी 10 पैरवी होगी, वो निकल जाएगा। पहले तो अगर वो उस लड़की का दुपट्टा खींच रहा है तो उस लड़की का हाथ, उस लड़के का हाथ तो तोड़ूंगा ही। और अगर इस बात पे कोई विरोध कर रहा है तो ठीक है भाई, कर लो, देखा जाएगा। आपके ही संगठन के एक व्यक्ति थे, अभिनव सिंह। उन्होंने बाराबंकी में एक स्टेटमेंट दिया था चंद्रशेखर रावण के लेकर। उनको वो प्लान उनका फेल हो गया, उसके बाद में उनको संगठन से 5 दिन बाद निकाल दिया गया। तो ये पहले क्यों नहीं निकाला गया उनको? देखिए, पहली बात तो ये जानिए कि अभिनव सिंह भी बड़े भाई हैं हमारे। और ये जो जितना मैं इस मैटर को समझ पाया हूँ, ये मैटर सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग का था, एक ईगो का था। दोनों के बीच में ना कन्वर्सेशन हो पाने का एक नतीजा था। नहीं तो करनी सेना इतनी कमजोर नहीं है कि अगर वो कोई ऐलान कर दे, कोई वादा कर दे और उसको निभा ना पाए। आपको पहले भी पता आपके होगा। एक प्रदेश स्तरीय व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया और पूरी करनी सेना डर के मारे दुबक के पीछे बैठ गई। डर तो माँ की कोख में ही हम लोग छोड़ के आए हैं, डर। तो क्यों नहीं निकल के आए आपके अध्यक्ष, क्यों मैं, नहीं निकल के आए उपाध्यक्ष यकीन और मानिएगा आपकी राष्ट्रीय प्रदेश की कार्यकारिणी? ईशान, क्यों यकीन डर के मानिएगा, बैठे रहे? डर के, आप इसको डर का नाम दे रहे हैं, हम इसको समझदारी का नाम दे रहे हैं। अगर हम निकले होते, मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम और हमारी पूरी करनी सेना निकल गई होती,
तो यकीन मानिए चंद्रशेखर रावण बाराबंकी छोड़िए, वो ये अवध में पैर नहीं रख पाता। लेकिन बस बात इतना थी कि मतलब तकलीफ इस चीज की है कि उसने ये एक जो प्राइवेट आर्मी उस दलित समाज को बरगलाने के लिए बनाई हुई है ना, उसमें कई कमजोर और मासूम घर के बच्चे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता। और वो क्योंकि भाई हैं तो वो भी भाई अपने, उसके बरगलाने में खाली वो ये चीज कर रहे हैं। और हमारे जो करनी सेना है वो ये हरगिज नहीं चाह रही थी कि उन दलित भाइयों का कहीं से कोई नुकसान हो, कहीं से कोई दिक्कत हो। करनी सेना एक ये लड़ाई चंद्रशेखर रावण वर्सेस अभिनव सिंह की थी, दलित वर्सेस ब्राह्मण और राजपूत की नहीं थी। इस चीज को आप लोग दिमाग से करनी निकालिए। सेना एक उग्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस था, जिस पर्पस से बनी थी कि वो उग्र आंदोलन कर रहा है और असामाजिक तत्वों के अगेंस्ट में बोलता है। रामजी लाल सुमन का विरोध आपने किया था। रामजी लाल सुमन बहुत अनबन स्टेटमेंट उसने पार्लियामेंट में दिए थे, उससे भी गंदे स्टेटमेंट चंद्रशेखर रावण देता था। इसके मामले में करनी सेना क्यों दुबक के रह गई? क्या अमित शाह से डरते हैं अभी? नहीं नहीं, पहली चीज तो ये जान जाइए कि डर किसी का नहीं है, किसी का मतलब किसी का नहीं है। डर सिर्फ एक ही का है, वो है मां जगदम्बा का, और किसी के आगे हम लोग डरे ही नहीं। दूसरे जवाब आपको दे, रामजी लाल सुमन को जवाब देने के लिए वहां भी कोई हिंसा करने हम लोग नहीं गए थे। वहां बस रामजी लाल सुमन ने जो बोला था कि राणा सांगा जो हमारे वीर योद्धा हैं उनको गद्दार कहा था, तो बस उसके सामने उसके घर पे कहते कि राणा सांगा की औलादें आई हैं, अब बोल के दिखाओ कि कि राणा सांगा गद्दार है। वो तो दुबक के भाग गया था, दुबक के भाग गया था। कहीं एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, उसके लड़के के ऊपर बनती थी। किसकी? देंगे जवाब, देंगे, कुछ भूले थोड़े ना के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। मैं वही लड़कों पे लगा है, कम उम्र के और गरीब घर के लड़कों गर्व है, क्या हुआ? उन लड़कों को गर्व है। उनका मुकदमा कौन लड़ रहा है? करनी सेना लड़ेगी। कहाँ लड़ेगी? कोर्ट में? कौन बिल्कुल वकील है लड़ेगी, उनका? बिल्कुल लड़ेगी। ये चीज हमारी राष्ट्रीय कमेटी डिसाइड करेगी कौन है। कब से डिसाइड कर रही है? पहली मुकदमा हुए कितने साल भर से हो गया? नहीं नहीं ईशान भाई, अप्रैल में पिछले बार हुआ था, अप्रैल आने वाला है। हाँ, एक साल होने जा लड़ रहा है। रहे हैं। एक साल में आप करनी सेना वाले मुकदमा तक नहीं दर्ज करवा पाए उसके लड़के के ऊपर। देखिए ऐसा है कि करनी सेना कोई उसमें पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं जो सत्ता या विपक्ष में है, एक संगठन है जो सामाजिक काम कर रहा है। जितनी हमारी क्षमता है उतनी कर रहे हैं। इतनी ही क्षमता है? क्षमता तो हमारी इतनी है कि राणा सांगा के सम्मान में रामजी लाल सुमन पूरे मरते दम तक बोलेंगे, लेकिन संविधान ने रोक रखा है, इसलिए कई चीजों को हम लोग को सोच। अब करनी सेना है और संविधान से भी डरती है। नहीं, आप डर का नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि हम उग्र जरूर है, हमें अपना जो हक है वो भी लेना आता है, लेकिन बात यह है कि हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। अगर हम उतारू हो गए, यकीन मानिएगा, अगर हम लोग उतारू हो गए पूरी तरीके से लेने के लिए, तो ले लेंगे और कोई माइकल लाल हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन बात यह है कि हम इसमें किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं, हम इसमें किसी गरीब घर के बच्चे का कुछ नुकसान नहीं चाहते। बाहर निकलना भी और भीगना भी नहीं। नहीं तो जब समुद्र में गोता मारना और गीला नहीं। राणा सांगा को एक बार जवाब दे दिया, उनको रामजी लाल सुमन को एक बार हम लोगों ने जवाब दिया राणा सांगा के मुद्दे पे, दोबारा उनकी 7 नस्लें नहीं बोल पाएंगी राणा सांगा पे। ये उनको मतलब भली भांति पता है। राणा सांगा हमने तो साफ कह दिया था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो माफी नहीं मांगेगा तो फिर ठीक है। हम अब बहुत सी चीजें हैं जो हम जो आप सुनना चाह रहे हैं वो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फिर उसने तो स्टेटमेंट दिया, माफी क्यों नहीं मांगी? तो उसको इसीलिए तो फिर उसका छोड़वा तो दिए, क्यों नहीं आ रहा है आगरा? आ जाए, क्यों घर छोड़ के भागा हुआ है? हम हमारे संगठन वाले, मैं अविनाश, सब लोग तो यहीं पे हैं, वो क्यों घर छोड़ के भागा है? आपके अध्यक्ष जी आजकल सिर्फ चश्मा पहन के इंटरव्यू देते हैं, नजर नहीं मिला पा रहे हैं क्या कैमरा पे? अब ये तो आप वीरू भैया से ही पूछिएगा कि क्यों। बुला दीजिए उनको, पूछ लूंगा मैं बुलवा दूंगा, मैं जरूर आपका ये मैसेज उन तक भी पहुंचा दूंगा कि आपको इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया जा रहा है। और रही बात ये जो बार बार आप बोल रहे हैं कि डर गए, ये वो गए, डर हम लोग के खून में है ही नहीं। डर जिस दिन, उसी दिन त्याग दिया था जिस दिन इस धरती पे जन्म लिया था, उस कौम से हम लोग आते हैं। आप पे हमला कितनी बार हुआ है? दुश्मन तो बहुत है। गोली चली है? अभी तक तो नहीं, अभी वो गोली भी नहीं बनी है, ना कोई गोली मारने वाला बना जो गोली मार दे। कभी किसी ने पिस्टल स्टल दिखा के डराने धमकाने का प्रयास? एक बार हुआ था। क्या किए थे? अब क्या किए तो वो मैं क्या बोलूँ, आपको पता ही है कि क्या हो। अब भाई अपने बचाव में तो करना ही पड़ता है, उसी की भाषा में जवाब दिया गया था। फिर ठीक है वो भी, लेकिन अफसोस तब पता चला कि जिस लड़के ने तानी थी वो लड़का एक गरीब घर का लड़का। तो मैं सोचा कि कानूनी प्रक्रिया करूं, फिर मुझे उसके माँ बाप को देख के थोड़ी दया आई, तो मैंने नहीं उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया की कि घर परेशान होगा। हालांकि अब वो छोटे भाई की तरह है, इज्जत सम्मान करता है, तो हम नहीं करते हैं। बीएचयू में भी एक लड़के की हत्या हो गई, सूर्य प्रताप सिंह। बीएचयू नहीं, यूपी कॉलेज। यूपी कॉलेज में। तो यूपी कॉलेज में जो हत्या हुई, उस लड़के को आप जानते थे? 1-2 बार ही मुलाकात थी, छोटा भाई था जिसने मारा था उसको।
नहीं, उससे उससे मैंने कभी नहीं मिला था। क्या मामला था इसका? ऐसी हत्याएं क्यों होती हैं? मतलब आए दिन वहां पे यूपी कॉलेज में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। देखिए, यूपी कॉलेज का ऐसा है कि यूपी कॉलेज एक ऐसा मतलब कॉलेज रहा है जिसने देश को तमाम तमाम महापुरुष दिए हैं। जैसे जैसे हम आपको बता दें, अभी कई आईएएस दिए हैं। अजय मिश्रा जो एसपी थे वो भी वहीं से पढ़े हुए थे। और मतलब जो आपके अभी ओलंपियन हैं हॉकी के, उनका ललित उपाध्याय जी यूपी कॉलेज के हैं। तो खेल और पढ़ाई में उसने यूपी कॉलेज का कोई तोड़ नहीं है। उसको यूपी कॉलेज में ठीक है। और देखिए, ऐसा है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हत्या हुई है, पता नहीं इस बात को लोग कैसे लेंगे। मैं इसका बहुत, इवन जो वो कम उम्र के लड़के माफिया और बदमाश बन रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा रोल वेब सीरीज और रील्स का है। क्योंकि हम्म, देखिए, कोई भी लड़का माफिया बनना ही प्रेफर करेगा जब उस वो समाज में ये देखेगा कि उस माफिया की इज्जत ज्यादा है बजाय कि उस पढ़े लिखे आईएएस की। आपने कभी युवाओं को देखा आईएएस के साथ पागल हो रहे हैं फोटो खिंचाते हुए? कभी नहीं देखा होगा। आपने कभी किसी युवा को देखा है कि जो बहुत ज्यादा पागल हो रहा हो किसी स्पोर्ट्समैन के साथ जो स्ट्रगलिंग हो? लेकिन उसके साथ जरूर होगा जो चार गाड़ी के साथ काफिला चल रहा है, फलाने नेता, फलाने भैया, ढिमकाना नेता। आप गौर करिएगा, तो उसमें उन बच्चों की भी गलती नहीं है। जब समाज में इस तरह का प्रिडिक्शन मतलब हो चुका है, एक माफिया ज्यादा स्टेब्लिश है बजाय कि एक पढ़े लिखे से, तो हर आदमी का वही ख्वाब रहता है फिर कि भाई पावरफुल किसको नहीं होना है। तो उससे थोड़ा अट्रैक्ट हुए। दोनों कम उम्र के बच्चे थे। बहुत अफसोस है मुझे उस सूर्य प्रताप के एक्सपायर होने का, क्योंकि वो लड़का बीएससी का बहुत होनहार छात्र था, पढ़ने में एक नंबर। मुझे उसके मरने का जितना अफसोस हो रहा है, उतना ही उस मारने वाले जो उसका है उसके परिवार के लिए हो रहा है, क्योंकि वो बहुत मजबूत घर से नहीं है। वो जेल जाएगा, कोर्ट कचहरी के मामले होंगे, 10 साल 20 साल की सजा होगी, परिवार खत्म होगा। देखिए, कोई इंसान मरता है तो वो अकेला नहीं मरता है, उसके साथ उसका उस माँ पे मुझे बहुत मतलब इतना अफसोस हो रहा था। मेरे बस में होता तो मैं कुछ कर देता उनके लिए। लेकिन ठीक है, अब ईश्वर की मर्जी के आगे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वही चीज़ हुआ। और मैं यही इस पॉडकास्ट के माध्यम से युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपराध सिर्फ और सिर्फ वेब सीरीज और रील्स में अच्छा लगता है। असलियत में बहुत ही गंदी जिंदगी है। अपने छूट जाते हैं, सपने छूट जाते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो बीएचयू के अंदर से अपराधी भी बहुत निकलते, अरे यूपी कॉलेज से अपराधी भी बहुत निकलते हैं। कुछ अपराधियों के बारे में बताइए जो प्रसिद्ध हैं। मतलब आईएएस के बारे में तो बता ही रहे, अधिकारी के बारे में ये भी बताइए ना, अपराधी कौन है? देखिए, अपराधी ऐसा है कि दो चार नाम बताइए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। मैं किसी को नाम लेकर बदनाम नहीं करना चाहूँगा कि वो है अपराधी हैं। लेकिन हाँ, ये है कि यूपी कॉलेज का एक मतलब कह लीजिए कि श्राप भी है, एक वरदान भी है कि वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई है, और एक दो लोगों की वजह से थोड़ा सा वो यूपी कॉलेज का थोड़ा सा ये भी वो हो गया कि अपराधी निकल गए या निकल गए। लेकिन आप जिस तरफ देखना चाहेंगे उस तरफ आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप अच्छाई के हिसाब से देखेंगे तो ओलंपियन निकले, अधिकारी निकले, प्रधानमंत्री निकले। ठीक है। अब उसके आगे आप देखेंगे दो तीन छुटपैया अपराधी निकल गए, तो देखिए वो किसी भी यूनिवर्सिटी में रहते वो निकल जाते, किसी भी कॉलेज में निकलते निकल जाते। हर जगह थोड़े बहुत खराब बच्चे होते हैं, तो ठीक है, उसमें भी मतलब वो है खराब में भी उत्तम श्रेणी के खराब थे। हैं? ना। जो आप सुनना चाह रहे हो वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, वो जो तो आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बताइए, आप जो पूछना चाह रहे पूछिए, मैं एकदम स्पष्ट, मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे अपने संगठन की कार्यशैली के बारे में बताइए। संगठन की कार्यशैली यही है कि अगर आप राष्ट्र के विरोध जाएंगे तो हम आपको आपका संगठन समाज के लिए क्या किया है? समाज पे, मैं जान रहा था ये क्वेश्चन आप पूछेंगे और मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था। संगठन मेरा समाज के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए काम कर रहा है, और मेरे पास सबूत है। अभी आपके सामने साबित कर दूंगा। बताइए। जिस भी बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करनी हो, आईएएस की तैयारी करनी हो, हमारी करनी सेना की एक टीम एमपी में है जो कि बहुत मजबूत और बहुत एक्टिव है। हमारे बड़े भाई हैं अनुराग प्रताप सिंह राघव, ठाकुर अजीत सिंह। इन लोगों ने एक कैंपेनिंग चलाई हुई है कि बस बच्चे को अपना रहना खाना करना है और वो आईएएस आईपीएस की तैयारी करवाएंगे। बताइए। कैसे करेंगे? अरे कैसे करेंगे? प्रॉपर कोचिंग्स दी जा रही हैं, प्रॉपर कोचिंग्स दी जा रही है। आपके संगठन के कितने कार्यालय हैं? हमारे संगठन के कार्यालय लमसम लमसम मान के चलिए, कभी हमने गिने नहीं, लेकिन ठीक है, जो जो
है जगह वहाँ वहाँ है। मंडल स्तर पे है, जिला स्तर पे है, प्रदेश स्तर पे है? नहीं, प्रदेश स्तर पे है। मतलब पूरे प्रदेश में एक ही कार्यालय है? प्रदेश स्तर पे है। तो देखिए भाई, हमारा संगठन कोई गवर्नमेंट से फंडेड नहीं है। ये हम लोग अपने पैसे से करते हैं, अपनी चीजों से तो ये करते तो हैं। गैंग की तरह हो गया। नहीं, क्यों गैंग की तरह क्या होगा? गैंग लूटपाट करती है। हमारा संगठन ने किससे लूटपाट की है बताइए? आपके संगठन के एक व्यक्ति हैं, वो आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे। कौन थे? वो बोर्ड लगा दिए थे करणी सेना के नाम पे, जमीन कब्जा कर रहे थे इधर कौन थे? लखनऊ मल्लौर में। प्रमोद सिंह लल्ला नाम था। ऐसा तो नहीं है। हम हाँ, उसका प्रमाण था, एफआईआर पूरा न्यूज में वायरल हो गया था मामला। प्रमोद सिंह लल्ला के बारे में मैं नहीं जानता, ना मेरे पास कोई करणी ऐसी सेना के खबर है। नाम पे लोग जमीनें कब्जा मैं कर आपके रहे थे। पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, जो करणी सेना के नाम पे जमीन कब्जा करे, वो मतलब कोई भी हो, वो आप मुझे बताइएगा, मैं वहां मोर्चा लूंगा। और बताइए, और ले लेंगे मोर्चा। वो तो उस समय नहीं करने देंगे न्यूज उस वायरल हो चीज़ गई को। थी। अरे भाई, मैं अभी अभी की बात करते हैं ना। उस समय देखिए, ना मैं प्रमोद लल्ला को जानता हूँ, ना मेरा प्रमोद लल्ला से कभी कोई मुलाकात हुई है। लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अपने संगठन के तरफ से ये जिम्मेदारी भरा ही आपको बयान दे रहा हूँ। जिसको भी लग रहा है कि वो करणी सेना के नाम पे जमीन कब्जा कर लेगा, तो मैं एक करणी सैनिक, एक करणी पुत्र होने के नाते ये चीज कर रहा हूँ, नहीं करने दूंगा। नहीं करने दूंगा मतलब नहीं करने दूंगा, चाहे जिस तरीके से उससे समझना हो। समझ लेंगे, समझ लिया जाएगा। और बताइए। तो फिर अभिनव सिंह इतना बड़ा कौन सा गलती कर दिए थे, जब आप रामजीलाल सुमन के अगेंस्ट में आपके अध्यक्ष जी और तमाम लोग जा रहे हैं, तो चंद्रशेखर रावण के विरोध में क्यों नहीं गए? देखिए, क्यों डर गए उससे? नहीं, बड़ा नेता है क्या? चंद्रशेखर से कौन डरेगा यार? वो चंदे पे जीने वाला नेता है, उसकी क्या बात करते हो यार? चंद्रशेखर का क्या? अभी तुम्हें पता है, वो क्यूआर लगा के लोगों से चंदा मांगता है। उसकी क्या हैसियत है? उसके साथ समाज को बरगला रहा है, दलित उसके भाइयों से चंदा ले रहा है। साथ में दलित समाज के लोग लाठियां लेके आए दलित हुए थे। समाज के लोग नहीं, उसकी वो प्राइवेट आर्मी के पाले हुए जो चेला चापड़ है वो थे। ठीक है। अभिनव सिंह को अकेला क्यों छोड़ दिया नहीं, करणी सेना ने? अभिनव भैया को अकेला नहीं छोड़ा गया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ बातें थी। और मैं फिर कह रहा हूं, दलित भाइयों से कोई विरोध नहीं था। दलित अपने भाई हैं। और मैं इस पॉडकास्ट से ये भी कह रहा हूं कि दलित भाई, कोई भी दलित भाई जो ये पॉडकास्ट देख रहा हो, आप कभी अपना भाई, अपना बेटा मान के एक बार किसी भी चीज के लिए मुझे आजमाइएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए हर तरीके से खड़ा रहूंगा। लेकिन चंद्रशेखर रावण की पहली चीज, हमारी लड़ाई चंद्रशेखर रावण से है क्यों? ये अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना लिया है, पता नहीं कौन आर्मी वार्मी है, मैं तो उसका मतलब दिखता ही नहीं हूं। इसका एक टारगेट है ब्राह्मण और राजपूतों को गाली देना। दूसरा, इसका सनातन को, ये बनता अपने आप को नास्तिक है, लेकिन इसका नास्तिकपन सिर्फ हिंदू धर्म के लिए होता है। किसी और धर्म के लिए क्यों नहीं है नास्तिक बनता है? वहां तो बड़ा अच्छे से फिर ये कलमा से लेकर सब कुछ पढ़ता है, वहां इसको फिर भगवान पे विश्वास हो जाता है। और लेकिन जब ये हिंदू धर्म में आता है तो इसको हिंदू विरोध, नास्तिक हो जाता है। तुम चंदा क्यों ले रहे हो? और चंदा ले रहे हो तो बता दो मेरे कितने दलित भाई बहनों की तुमने एजुकेशन पे क्या काम किया है। अगर तुमने चंदा लिया है तो बता दो मेरी जो बहनें उनकी कितनी शादी करवा दे रहे हो। क्यों चंदा ले रहे हो? सांसद निधि तुम्हारे पास आ रही है। दलित भाइयों की लड़ाई लड़ते लड़ते तुम खुद काफिले से चलने लगे। दलित भाई आज भी वही अपनी मूल समस्याओं से परेशान है, शिक्षा, चिकित्सा, दोनों से। दलितों का इतना बड़ा नेता है तो साइकिल से कौन चलेगा? नेता है? वो दलितों का नेता नहीं है, वो बस दलितों के नाम को भजा रहा है। ये बात, दलितों की नेता है मायावती, दलितों की नेता तो है। फिर डर क्यों गए करणी सेना इनसे, ये डर नहीं गए, बताइए? डर नहीं गए। अपने उन दलित भाइयों के साथ कुछ गलत ना हो, वो लाठी लेके जो जो आए उनके समय दिखा रहे थे। लाठी लेके आए हैं, तो यहीं पे तो घूम रहे हैं, यहीं पे तो अभिनव भैया भी घूम रहे हैं, यहीं पे तो हम लोग भी घूम रहे हैं। थोड़ा आए, हो जाएगा आमनी और सामना। उसके बाद में आपके संगठन के अन्य लोगों ने आके स्टेटमेंट दिए, बड़े मतलब बड़ा ही मुझे वो लगा कि एक अपने ही व्यक्ति के कमजोर पड़ने पे या गलती कोई करने पे कमजोर उसको नहीं पड़ा था। साइडलाइन अरे क्या बात कर अकेला रहे हैं? करके उसको कौन कमजोर साइडलाइन कर पड़ा? दिया। कौन कमजोर पड़ा? एक मिनट रुक जाइए, कौन कमजोर कौन पड़ा? क्यों साथ खड़े नहीं हुए? कमजोर कौन पड़ा? साथ क्यों नहीं खड़े हुए? मैं बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। अभिनव सिंह कमजोर क्यों पड़ गए, अभिनव साथ सिंह क्यों नहीं खड़े? कमजोर, अभिनव सिंह कमजोर, एक हाँ। अकेला अभिनव सिंह पूरी की पूरी चंद्रशेखर को हिला के रख दिया। एक दिन पहले तक उनको नींद नहीं आ रही थी और आप कहने कमजोर पड़ गया। ये अकेला एक अभिनव सिंह की ताकत मैं बता रहा कौन हूं। जाके चेक किया नींद नहीं आ रही थी? हाँ? कौन जाके चेक आप किया? उनके लोगों से पूछिएगा, बस मैंने कह दिया ना। उनके लोग कौन है? देखा था मैं कैसे आए थे, देखा था। बस चुप मार के खाली इसलिए देख रहा था कि किसी दलित, जो जिन दलित भाइयों को ये बरगला के लड़ रहा था ना, उन दलित भाइयों से हम लड़ना नहीं चाह रहे थे। यही, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग अभिनव भैया तक मैसेज ये पहुंचा नहीं पाए, और अभिनव भैया इस चीज को जो है, हम लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही करणी थी। सेना ने यूजीसी पे कितना विरोध किया? क्यों नहीं किया? पूरा मैंने खुद विरोध किया है। और बताइए, मैंने आपके किया है। अध्यक्ष जी का कितना विरोध आया? बिल्कुल है। हमारा कैसा पदयात्रा, विरोध आया? हमारा पदयात्रा था। हमारी क्या हुआ पदयात्रा अयोध्या से पदयात्रा? लेकर दिल्ली तक थी, लेकिन उस जिस दिन हम लोग हमारी पदयात्रा थी,
उस दिन स्टे लग गया तो फिर हमें समाज का माहौल तो बिगाड़ना नहीं है। हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, जब लगेगा तो करेंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे। आंदोलन से कैसा डर है भाई? हम क्या किसी की जमीन जायदाद कब्जा कर रहे हैं क्या? किसी का वो कर रहे हैं क्या? क्या किसी के घर पे कुछ वो कर रहे हैं क्या? अपने समाज आइडियोलॉजी की क्या लड़ रहे है हैं। आपकी? आइडियोलॉजी सीधा ये है कि हर तरीके से जिस भी कमजोर के साथ गलत होगा वहां पे करणी सेना और अविनाश मिश्रा खड़ा होगा, चाहे कोई कमजोर हो, जिसकी लड़ाई किसी भी मजबूत आदमी से हो। और ये हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, अपने राष्ट्र के हीरो से सीखा है। और आप बताइए। आपके कुछ वीडियोस में देखता हूँ, उसमें आप रविंदर भाटी की स्टाइल में बड़ा मतलब प्रशासन से झड़प करते रहते हैं। क्या मतलब दोस्ती वोस्ती है क्या? देखिए, अब हम तो कभी रविंदर भाटी से मिले नहीं। रविंदर भाटी बहुत बड़े नेता हैं, और अब किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि हम रविंदर भाटी वो ठीक है, तब भाई अब क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं किसी को ऐसा नहीं, वही मेरा स्टाइल है। मुझसे जो नॉर्मल, जो मेरे दोस्त यार हैं, जो नॉर्मल ज़िंदगी में जानते हैं, मैं ऐसा ही रहता हूँ कि उसमें है। और रही बात झड़प की, तो भाई अब झड़प ऐसा नहीं है कि हमने कोई किसी के साथ गलत करके आए तो वहाँ पे है। अब एक रिक्शे वाले को अगर एक पुलिस वाला मारेगा तो वहाँ हम क्या करेंगे? झड़प तो करनी ही पड़ेगी। क्यों मारेंगे भाई आप उसे? वो रिक्शा चला रहा है तो वो कमज़ोर है। और वही में एक फॉर्च्यूनर वाला जब गलती करता है तब आपका डंडा कहाँ जाता है? देखिए, मेरा मतलब, मैं लोग कहते हैं ना कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसलिए तुम ऐसे हो, ये वो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 70 साल का जब बूढ़ा भी हो जाऊंगा, जब मैं 70 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा, तो भी यही माँ जगदम्बा का आशीर्वाद रहेगा मेरे पास। गलत के साथ लड़ेंगे, चाहे वो मजबूत ही क्यों ना हो, बिल्कुल लड़ा जाएगा और हर हाल में लड़ा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अविनाश मिश्रा जी, गोरखपुर से आने वाले बनारस के वो बेटे जो हमेशा पाए जाते हैं विवादों के बीच में। ऐसे ही तीखी नोक झोंक के साथ अगली बार भी मैं इनको जरूर बुलाना चाहूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।